हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर थ्योरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में यार हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन समझा, क्या होता है, वीएसीपीआर थ्योरी सब स्टार्ट कर दी थी यार। और कुछ हमने हाइब्रिडाइजेशन सीख ली थी, एसपी सीख ली थी, sp2 सीख ली थी, sp3 सीख ली थी, सारे यार केसेस देख लिए थे और सारे बॉन्ड एंगल और सारी बातें यार हम लोग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, sp3 तक यार हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन समझ लिए। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज sp3d। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला मैंने सारी यार चीजें बता रखी हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। स्टेरिक नंबर कितना है यहाँ पे? 5 है। स्टेरिक नंबर कितना है यहाँ पे? sp3d में 5 है। करेक्ट। कैसे बनती है sp3d? एक s ऑर्बिटल आएगा, 3 आपके p ऑर्बिटल आएंगे और एक आपका d ऑर्बिटल आएगा। तो टोटल देखो कितने ऑर्बिटल आए, एक s आया है, 3 p आए हैं और एक d आए। टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 5। तो आपके ये सब कंबाइन करके फ्यूज करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बन जाएंगे। करेक्ट है, सही है। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए और आपके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। करेक्ट। अब इसमें भी यार हमको अलग अलग केसेस पढ़ने हैं ना। तो देखो पहला केस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज केस वन। हमें पता है स्टेरिक नंबर निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करते हैं? आपके सिग्मा बॉन्ड। तो देखो पहला केस क्या आ रहा है? पहला केस आ रहा है 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ऐसे ही स्टार्ट कर रहे थे। सारी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, राइट। तो अब चलो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ध्यान से सीखो, बहुत अच्छे से यार, सारी चीज दिमाग में फिट हो जाएगी। वीडियो देखते जाओगे ना, अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी। देखते चलो। देखो जैसे PCl5, चलो स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। वैलेंस कितने? 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? मोनोवेलेंट एटम्स में हम कौन कौन काउंट करते हैं? या तो हेलोजन काउंट करते हैं या फिर हाइड्रोजन। तो आपको 5 दिख रहे हैं ना यार हेलोजन? कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5। करेक्ट। स्टेरिक नंबर आपका 5 आ गया तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d। करेक्ट। अब जरा बॉन्ड पेयर गिनो। जितने आपको सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। तो 5 ही आपके क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे और 0 आपके क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी ऐड करके क्या बनाना चाहिए? स्टेरिक नंबर। तो आपका स्टेरिक नंबर 5 है, 5 ही आपके बॉन्ड पेयर है, तो ऑब्वियसली लोन पेयर कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। अब हम किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्री और शेप की। ज्योमेट्री कौन बताता है आपको? ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बताता है। और शेप कौन बताता है? शेप आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताते हैं। तो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब शेप भी आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। आप लोगों को क्या समझा है? जब भी 0 लोन पेयर हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहती है, राइट। तो शेप क्या हो जाएगी? अगेन शेप भी हो जाएगी सेम, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल। करेक्ट। तो ये आपकी ज्योमेट्री हो गई, ये आपकी शेप हो गई। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, है ना। वैसे तो मैं आपकी इसका डायग्राम लेके आया हूँ PCl5 का, जैसे मैं आप दिखाऊं तो ये आपका PCl5 का डायग्राम है। अब ये तो 3D में डायग्राम है, तो इसको भी समझाऊंगा मैं आपको। 2D में कैसे बनाना है ये भी बताता हूँ। तो 2D में ऐसे बनाना है। ये फॉस्फोरस हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। करेक्ट। और ऊपर एक क्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन। तो ध्यान से देखो, तो ये जो 3 आपके ये क्लोरीन है, ये वाले, ये जो 3 क्लोरीन है जिनको मैंने जैसे देखो ऐसे ट्राइंगल में मार्क करा है, तो ये एक प्लेन में है ना। ये आपके एक प्लेन में, और बाकी जो 2 क्लोरीन है वो अबव एंड बिलो योर प्लेन है। जैसे देखो बात करो तो यहाँ पे देखो मैं बीच में ले लेता हूँ फॉस्फोरस। यहाँ पे एक साइड पे क्या ले लिया? क्लोरीन। तो इधर देखो फॉस्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर कोने में क्लोरीन और इधर कोने में क्लोरीन, इधर कोने में क्लोरीन, इधर कोने में क्लोरीन। ठीक है। तो ये 3 क्लोरीन तो सेम प्लेन में हो गए और फॉस्फोरस सेम प्लेन में हो गया। और ऊपर एक क्लोरीन है, नीचे एक और क्लोरीन है। तो ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल देख रहे हो, ट्रायंगल बन रहा है, ट्राइगोनल। और ऊपर एक पिरामिड बना रहा है वो, और नीचे दूसरा पिरामिड बना रहा है। तो कितने पिरामिड बन रहे हैं? 2। इसलिए ही शेप क्या आ रही है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। देखो जो मैं ये ब्लू से मार्क कर रहा हूं बॉन्ड, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपके कौन से बॉन्ड्स हैं? ये आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। ई लिख रहा हूं यहां पे। ये कौन से बॉन्ड्स हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। ई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? आपका
इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? इक्विटोरियल बॉन्ड है। और जिसको मैं आपके ऑरेंज से मार्क कर रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये कौन से आपके बॉन्ड है? ये एक्सियल बॉन्ड है। ये आपके कौन सा बॉन्ड है? ये आपका एक्सियल बॉन्ड है। तो देखो, ये आपकी पहली ऐसी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है जहां पे दो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स हैं, और जहां पे दो अलग अलग तरीके के जो बॉन्ड हो जाते हैं तो वहां पे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग हो जाती है और बॉन्ड लेंथ भी अलग हो जाती है। जैसे देखो sp3 की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे सारी के सारी बॉन्ड लेंथ क्या थी? सेम थी। सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी? सेम थी। लेकिन यहां पे दो अलग अलग तरीके के आपके पास बॉन्ड्स आ रहे हैं। एक इक्विटोरियल बॉन्ड्स है जो कि गिनती में कितने हैं? 3, और एक एक्सियल बॉन्ड्स है जो कि गिनती में कितने हैं? 2। तो जो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं आपके, जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्गर रहते हैं। जो आपके क्लोरीन, इक्वेटोरियल वाले कौन बना रहे? जो प्लेन में है क्लोरीन, है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के साथ ये क्या होता है? शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, ये ना, छोटे होते हैं, तभी इनमें ओवरलैपिंग बढ़िया होती है। ओवरलैपिंग बढ़िया होती है तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। और एक्सियल बॉन्ड की अगर हम बात करें, जो अबव एंड बिलो योर प्लेन है, तो ये क्या रहता है? आपका वीकर रहता है, ये कमजोर रहता है। और कमजोर रहता है तो ये क्या रहता है? लॉन्गर रहता है। गिनती की बात करें तो एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड कितने हैं? कितने हैं? 3 है। अब जैसे देखो इस 3D वाले डायग्राम में आ जाओ, तो देखो ये फास्फोरस है ना, ये वाला क्लोरीन जिसको मैं गोले में मार्क कर रहा हूं, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, ये तीनों के तीनों एक्सियल बॉन्ड से, सॉरी, ये तीनों के तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड से आपके लिंक्ड है। जैसे देखो ये वाला प्लेन में ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, है ना, ये इक्विटोरियल आपका, करेक्ट। और जो ऊपर वाला जो आपका क्लोरीन है जिसको मैं स्क्वायर में कर रहा हूं, ये आपके कौन से हैं? एक्सियल बॉन्ड से बने हुए। तो आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है जहां पे अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अलग अलग बॉन्ड्स हैं, अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। sp3 में नहीं था, sp2 में नहीं था, sp3d पहली ऐसी हाइब्रिडाइजेशन आ रही। आगे और ऐसी आएंगी या नहीं वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग तरीके के बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड भी है और आपके एक्सियल बॉन्ड भी है। आइए बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है। अब जैसे अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो देखो अलग अलग तरीके के आपके बॉन्ड एंगल्स हैं, अलग अलग तरीके के आपके बॉन्ड एंगल है। आपके 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल है, आपके 120 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल है और आपके 180 डिग्री का भी बॉन्ड एंगल है। तो आपको गिनती पता होनी चाहिए कि यार 90 के कितने हैं, 120 के कितने हैं और 180 के कितने हैं। तो अगर मैं 90 की बात करूं तो अगेन देखो कैसे है, ये फॉस्फोरस, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, करेक्ट, और इधर एक ऊपर क्लोरीन। तो इस क्लोरीन का इस क्लोरीन के साथ 90 डिग्री, इस क्लोरीन का इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90। तो ऊपर वाला क्लोरीन कितने 90 डिग्री के बॉन्ड बना रहा है? 3। ऐसे ही नीचे वाला कितने के बनाएगा? 3। तो 3 और 3 बॉन्ड एंगल कितने के हो गए? 6 हो गए। 90 डिग्री के कितने हो गए? 6। 120 के पूछे तो 120 के तो ये वाले प्लेन वाले हैं, ये रहा फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। तो ये आपस में जो तीनों क्लोरीन है एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? 120 का। तो इसका मतलब ये 3 बॉन्ड एंगल हैं आपके 120 के। और 180 का कौन सा है? एक दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो एक ये और एक ये क्लोरीन। तो ये जो दो क्लोरीन है डायरेक्टली अपोजिट वाले, वो आपस में कितने का बना रहे हैं? 180 का बना रहे हैं। तो एक एंगल आपके पास 180 डिग्री का भी है, एक एंगल आपके पास 180 डिग्री का भी है। आइए बात समझ में। तो ये आपके क्या है? बॉन्ड एंगल की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। वैसे तो देखो यार, अगर आप लोग 3D इमेजिन कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो यार ये वैल्यू ध्यान रखो, है ना, ये वैल्यू ध्यान रखिए कि यार 90 डिग्री के कितने एंगल हैं, आपके 120 डिग्री के कितने एंगल हैं। आपका काम परफेक्ट हो जाएगा, कहीं पे भी आप नहीं रुकोगे, ठीक है। अब देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपके दो तरीके के बॉन्ड्स हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड भी है और एक्सियल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे यार आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है कि यार अगर मान लो यहाँ पे कभी भी लोन पेयर आ गया हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला केस पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करो अब मैं लोन पेयर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो अब आपके दिमाग में एक यार क्वेश्चन आएगा कि वो लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल पे जाएगा या एक्सियल पे जाएगा। क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेंट्स रूल से। इसी क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? बेंट्स रूल से। तो बेंट रूल हम लोगों को sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लगाना है। और ये बेंट रूल क्या बोलता क्या है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई, जो लोन पेयर रहेगा वो ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल
पोजीशन, मतलब जो लोन पेयर है वो हमेशा कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, कभी भी एक्सियल पे नहीं जाएगा। लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या बोलता है बेंड्स रूल, और बोलता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज, जो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई तो वो ऑक्यूपाई करेगा एक्सियल पोजीशन। वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो जो भी आपका लोन पेयर है वो हमेशा कहां डाल दो, वो हमेशा कहां डाल दो, आप लोग इक्वेटोरियल पे डाल देना, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, तो देखो सारा का सारा जो अरेंजमेंट हो रहा है लोन पेयर का, बॉन्ड पेयर का, एटम का, वो सब एक ही चीज को दिमाग में रखते हुए हो रहा है, टू मिनिमाइज रिपल्शन। इस तरीके से हम यार सारी चीजों को अरेंजमेंट कर रहे हैं सच दैट रिपल्शन उनके बीच में मिनिमम हो जाए। तो अगर आपका लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा तो वो वहां पे सबसे कम रिपल्शन देगा, एक्सियल पे जाएगा तो वो ज्यादा रिपल्शन देगा। तो हमको तो स्टेबल बनानी है चीजें, तो स्टेबल बनानी है तो लोन पेयर को हमने कहां पे भेजा, इक्वेटोरियल पे भेजा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमने कहां भेजा, एक्सियल पे भेजा। तो देखो अब इससे बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस खुल जाते हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियोस में अब आपके डायपोल मूवमेंट आएगा, तो वहां पे आपका भी ये अगेन बेंड्स रूल काम आएगा। कैसे आएगा वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो तब आपको मैं बिल्कुल समझाऊंगा। देखो जैसे सपोज करो आपको बोल रहा है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने, क्या PCl3F2 इसका स्ट्रक्चर बनाइए, और PCl2F3 इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो चलिए बनाइए। पहले क्या स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, तो निकालो स्टेरिक नंबर। हाफ वैलेंस कितने हैं, सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस है ना, वैलेंस कितने 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, तो मोनोवैलेंट में सारे हैलोजेंस काउंट करोगे तो 3 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, टोटल हैलोजन कितने हो गए 5। कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया 5। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर के लिए कौन बताता है आपको, सराउंडिंग एटम, तो 3 क्लोरीन सराउंडिंग, 2 फ्लोरीन सराउंडिंग, तो टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं 5। तो 5 ही क्या होंगे बॉन्ड पेयर, और 0 क्या होंगे लोन पेयर। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है। 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गई आपकी sp3d, करेक्ट। तो आपकी शेप क्या बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो अच्छा चलो चाहो तो ये भी निकालो यार, ये भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, हाफ 5 + 5, तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और इधर भी देखो आपके 2 क्लोरीन है 3 फ्लोरीन है, तो अगेन 5 बॉन्ड पेयर, सराउंडिंग एटम कितने हैं 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, करेक्ट। अब देखो ये रहा आपका फॉस्फोरस। अब सीधे सीधा ये क्वेश्चन आ रहा है कि फ्लोरीन को कहां भेजो और क्लोरीन को कहां भेजो, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये हमें पता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपेयर करूं तो फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाता है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन। तो आपके 2 फ्लोरीन है, दोनों को कहां भेज दो, एक्सियल पे भेज दो, भेज दिए। बाकी 3 क्लोरीन है, 3 को कहां भेज दो, इक्वेटोरियल पे भेज दो। तो ये स्ट्रक्चर आएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा स्ट्रक्चर। अब इसका देखें तो देखो अब अगेन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको कहां भेजो, एक्सियल पे। तो भैया एक्सियल पोजीशन हमारे पास 2 ही है, तो 2 फ्लोरीन तो वहां टिका दिए, बाकी 1 फ्लोरीन को मजबूरी में कहां भेजना पड़ेगा, हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे भेजना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसा आएगा स्ट्रक्चर। यहां पे देखना कुछ बच्चे ये दिमाग लगा देते हैं, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अरे भैया 3 फ्लोरीन है हमारे पास, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन भी है, तो क्यों ना हम इन्हें ऐसे सिमेट्री बिठा देते हैं, इनको यहाँ डाल देते हैं और क्लोरीन को यहाँ डाल देते हैं। देखो कितना बढ़िया सिमेट्री बैठ रही है। तो ये नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या सिखाया है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, एक्सियल पे जाएगा, तो उसको भेज दिया एक्सियल पे। अब भैया 2 ही एक्सियल पोजीशन थी, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास 3 थे, तो तीसरा मजबूरी में कहां गया, इक्वेटोरियल पे गया। बोलो आइए समझ में बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इन्हीं पे ही आपका मेजर क्वेश्चन आता है डायपोल मूवमेंट का, वो यार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब डायपोल मूवमेंट पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने केस 1 पढ़ लिया है, जहां पे आपका 5 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, ठीक है। अब एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा, तो अब आपका जो नेक्स्ट केस आ रहा है, दिस इज केस 2। केस 2 क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं 5, हाइब्रिडाइजेशन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, sp3d, करेक्ट है। अब इस पे
क्या एग्जाम्पल है? SF4 निकालो स्टेरिक नंबर। चलो हो जाओ शुरू। कैसे? हाफ सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है यार। वैलेंस कितने? 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवलेंट। मोनोवलेंट एटम्स में हाइड्रोजन और हेलोजन, तो 4 ऐड कर दो। कोई चार्ज दिख रहा है कि नहीं? तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 5। अब देखो कितने बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कौन बताता है? सराउंडिंग एटम। कितने हैं सराउंडिंग? 4। तो 4 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। एक क्या हो गया? लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और आपका स्टेरिक नंबर हो गया 5। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसमें ज्योमेट्री की और शेप की। ज्योमेट्री हमें कौन बताता है? ज्योमेट्री हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है आपकी? sp3d। तो ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई आपकी ज्योमेट्री। बोलो हाँ या ना। अब शेप की बात करें तो शेप पहले हम लोग चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका एक लोन पेयर है। लोन पेयर कहां जाता है? बेंट रूल अभी अभी आपको पढ़ाया है। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। अच्छा बोलोगे कौन सी इक्विटोरियल? अरे कोई सी भी यार, तीनों इक्विटोरियल पोजीशन एक जैसी हैं, कोई सी पे भी आप डाल सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं SF4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखो ये रहा S, एक लोन पेयर है, तो ये रहा आपका एक लोन पेयर। बाकी 4 क्या है? आपके फ्लोरीन है, तो देखो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो आपने जो लोन पेयर था वो कौन सी पोजीशन पे डाल दिया? कौन सी पोजीशन पे डाल दिया? इक्विटोरियल पोजीशन पे डाल दिया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो शेप आ रही है वो क्या, कौन सी आ रही है? सी सॉ शेप आ रही है। कैसे? जरा इमेजिन करो ना यार, थोड़ा बहुत इमेजिन करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये उसके टांग हो गई। सी सॉ की ऐसे टांग हो गई, ये टांगे हो गई। ठीक है, ये टांगे हो गई। यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है। ये रहा सल्फर, इस एज पे कौन है? सल्फर है। और यहाँ पे आप ऐसे ये पट्टा डाल दो, है ना। इधर पे आप बैठ जाना, एक पट्टे पे आप बैठ जाना, एक पट्टे पे नेहा को बिठा देना, या फिर ला ला है ना, ये करिएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये कौन सी शेप आ रही है? सी सॉ शेप आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपकी 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बैठता है तो आपकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, तो लेकिन शेप क्या हो जाएगी? सी सॉ शेप हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर हमेशा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इक्विटोरियल पे जाएगा। बोलो सही है। अच्छा अब यार आप लोगों का मन कर रहा होगा कि भैया बॉन्ड एंगल की भी तो बात करते हैं, बॉन्ड एंगल की भी जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की हम बात नहीं कर सकते। जब भी यार लोन पेयर आ जाता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, परफेक्ट बॉन्ड एंगल नहीं होते। पिछले वाले केस में भैया एक भी लोन पेयर नहीं था, तो मैंने एकदम परफेक्ट एंगल बताया कि भैया 90 के इतने हैं, 120 के इतने हैं, 180 के इतने हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम बॉन्ड एंगल की बात नहीं कर सकते। आई है बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई है? करेक्ट। और देखें नेक्स्ट हम केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या बनेगा? नेक्स्ट केस ऑब्वियसली बनेगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना है? 5 है। हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सी पढ़ रहे हैं? sp3d। चलो एग्जाम्पल देखें, जैसे ClF3। चलो भैया निकालो स्टेरिक नंबर। हाफ सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेते हैं, तो क्लोरीन में वैलेंस कितने? 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवलेंट। तो मोनोवलेंट में भैया क्लोरीन तो सेंट्रल में गया, अब ये काउंट नहीं करोगे। मोनोवलेंट में आप सराउंडिंग वाले काउंट करते हो, तो आपके 3 के 3 जो फ्लोरीन है वो काउंट करोगे। करेक्ट। तो आपका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3d। अब बताओ जरा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जितने सराउंडिंग है, कितने सराउंडिंग है? 3। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बोलो हाँ या ना। ये चीज सही है। अब क्या देखें? ज्योमेट्री देखें। ज्योमेट्री हमें कौन बताती है और शेप हमें कौन बताता है? ज्योमेट्री हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री तो यही है, क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई ना, तो ज्योमेट्री तो आंख बंद करके लिख लेना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब जरा शेप की बात करते हैं। शेप की बात करें तो 2 लोन पेयर है, दोनों के दोनों लोन पेयर कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जरा देखो इधर ये रहा क्लोरीन, ये एक लोन पेयर भेज दिया इक्वेटोरियल पे, ये दूसरा लोन पेयर भेज दिया इक्वेटोरियल पे। बाकी क्या बचे हैं? 3 फ्लोरीन। तो ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन। कैसी शेप लग रही है? ऐसी कुछ शेप लग रही है कि जैसे देखो ये रहा आपका क्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन और ये रहा आपका एक और फ्लोरीन। तो कौन सी शेप लग रही है? टी शेप लग रही है ये?
बिल्कुल सही है। तो शेप कौन सी आ जाती है? शेप आ जाती है टी शेप। शेप हमेशा कौन बताता है आपको? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ज्योमेट्री आपको बताती है हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। लास्ट केस की अगर हम बात करें तो दैट इज योर केस 4। क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में भी समझा रहा हूं कि लास्ट हम लोग 2 बॉन्ड पेयर तक जाते हैं, 1 बॉन्ड पेयर तक नहीं जाते हैं। लास्ट हम लोग 2 बॉन्ड पेयर तक जाते हैं। तो दिस इज 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। करेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो गया इसका XeF2। करो। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये जेनॉन का कंपाउंड आ गया है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया नोबल गैस, अरे कंपाउंड कैसे बना दिया इसका, है ना? तो नोबल गैसेस के भी कंपाउंड होते हैं ना, जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है। स्टेरिक नंबर निकालो कैसे? हाफ। सेंट्रल एटम कौन है? जेनॉन है। वैलेंस कितने? 8। मोनोवैलेंट कितने? 2। तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 5। sp3d। अब जरा देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो कितने सराउंडिंग दिख रहे हैं? 2। तो आपके 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। 3 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है। देखो अब ये वाला फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए, इतनी बार इतने एग्जाम्पल करवा दिए हैं कि अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। ज्योमेट्री की बात करो, शेप की बात करो। ज्योमेट्री तो फिक्स है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आते से क्या? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट। अब बात करो जरा शेप की। 3 आपके लोन पेयर हैं, तो कहां जाएंगे वो? तीनों की तीनों इक्वेटोरियल पे। तो ये एक गया, ये एक गया, ये एक और गया। बाकी 2 जो फ्लोरीन है कहां जाएंगे? इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। क्या ये आपको तीनों के तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं? जिनॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या एक ही लाइन में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इनकी जो शेप हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। आई है बात समझ में? बताइए। बहुत जबरदस्त तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है ये। बेंड्स रूल, 2 अलग अलग तरीके की बॉन्ड्स होते हैं, इक्वेटोरियल होता है, एक्सियल होता है। इक्वेटोरियल वाला छोटा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। एक्सियल बड़ा होता है और वीकर होता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज योर sp3d2, है ना? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम रुख करते हैं। समझो इसे। अब स्टेरिक नंबर ऑब्वियसली कितना? 6। स्टेरिक नंबर क्या? 6। तो sp3d2 बना कैसे होगा? बना कैसे होगा? एक s आया होगा, 3 आपके p ऑर्बिटल्स आए होंगे और 2 आपके d ऑर्बिटल्स आए होंगे। तो आपके टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं? 6। एक s, 3 p और 2 d फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 6 आपके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। बोलो हाँ या ना? सही है। अब अगेन इसमें केसेस देखो। केस 1, केस 1 क्या है? 6 बॉन्ड पेयर हो जाएं और 0 लोन पेयर हो जाएं। करेक्ट है ना? पहले हम 0 लोन पेयर के साथ ही स्टार्ट करते हैं। चलो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है? SF6, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी इस ड्राइंग में दिख रहा है। देखेंगे, अभी बात करेंगे इसमें। SF6 स्टेरिक नंबर हाफ। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 6। कोई चार्जेस दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपका? 6। स्टेरिक नंबर 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp3d2। सही है। अब जरा बताओ बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो जितने आपको सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं? 6। तो 6 क्या हो गया आपके पास? बॉन्ड पेयर। 0 क्या हो गया आपके पास? लोन पेयर। सही है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल सही है। अब जरा बात करो ज्योमेट्री की और बात करो शेप की। एक बात तो यार आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ज्योमेट्री और शेप दोनों की क्या है? सेम है ना? ज्योमेट्री और शेप दोनों की क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो अब देखो ये कैसा रहता है? ये रहता है आपका स्क्वायर बाइपिरामिडल। कैसे? अब सल्फर इतना है, सल्फर इतना है यहां पे, है ना? इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। ठीक है। ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन। करेक्ट। तो आपके 6 फ्लोरीन है और ये क्या बना रहे हैं? जैसे एक प्लेन में है,
पिछले वाले में ट्रायंगल बना रहे थे, यहां पे क्या बनाना है, स्क्वायर, क्योंकि हर कोने पे आपका कौन है, क्लोरीन है। तो स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये क्या है आपका, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्या बन रहा है आपका, ज्योमेट्री क्या बन रही है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। शेप भी क्या बनेगी आपकी, स्क्वायर बाय पिरामिडल ही आपकी शेप आने वाली है। क्यों, क्योंकि जब जब आपका जीरो लोन पेयर रहता है, शेप और ज्योमेट्री सेम रहती है। करेक्ट। देखो ये इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखा है, स्ट्रक्चर भी बना रखा है। सल्फर आपका क्या हो गया, बीच में हो गया, एक फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो ये देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, देखो जिसको मैं बना रहा हूँ ये आपका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन। अब यहाँ पे मेजर कंफ्यूजन पता है क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दीजिएगा, वही कंफ्यूजन है बच्चों का। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी इक्विटोरियल बॉन्ड्स है और कितनी एक्सियल बॉन्ड्स है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पे भी अपना दिमाग लगा के इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन लगा लेते हैं। यहां पे कोई भी इक्विटोरियल नहीं है, कोई भी एक्सियल नहीं है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है, कोई इक्विटोरियल कोई एक्सियल नहीं। भैया एक्सियल ये नहीं है कि जो ऊपर जा रही है वो एक्सियल है, जैसे प्रीवियस केस में जो ऊपर जा रही थी वो एक्सियल थी, राइट। लेकिन यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें, छह की छह बॉन्ड लेंथ जब ऑब्जर्व करेंगे तो सबके सब क्या आई, सेम आई, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, बराबर है। sp3d में आपके अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स आ रहे थे, इक्विटोरियल आ रहे थे और आपके एक्सियल आ रहे थे, लेकिन यहां पे आपके सारे के सारे बॉन्ड्स, छह के छह बॉन्ड्स क्या हैं, सेम है, कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो आप इसमें, सब बॉन्ड लेंथ सेम है, सब बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, कोई इक्विटोरियल और कोई एक्सियल का यहाँ पे कोई भी टंटा नहीं है। आई है बात समझ में, ठीक है। अब हम जीरो लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो जीरो लोन पेयर की जब हम बात करते हैं तो हम बॉन्ड एंगल की भी जरूर बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की भी हम जरूर बात करेंगे। तो बॉन्ड एंगल आपके कौन कौन से रहते हैं, आपके 90 डिग्री का भी रहता है और आपके 180 डिग्री का भी रहता है। जरा खुद सोचोगे 90 के कितने होंगे और आपके 180 के कितने होंगे, जरा आप खुद सोच सकते हैं, सोचिए, सोचो सोचो सोचो, कैसे सोचोगे। देखो बीच में सल्फर, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, तो ये आपस में कितने का बना रहे होंगे, 90 का बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार तो आपको इस प्लेन में मिल रहा है। अब ये फ्लोरीन है तो ये हर किसी फ्लोरीन के साथ 90 का बनाएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ये भी यहां से भी चार मिले, और ऐसे ही जो नीचे वाला फ्लोरीन है ये भी कितने बना रहा होगा, चार। तो 90 के कितने मिल रहे हैं आपको, 12 एंगल मिल रहे हैं ऐसे। 180 के कितने मिलेंगे, देखो एक तो दिख रहा है ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन 180 का बना रहा है। ऐसे ही ये वाला जो फ्लोरीन है और जो ये वाला फ्लोरीन है ये भी तो 180 का बना रहा है। ऐसे ही जो ये वाला फ्लोरीन है और जो ये वाला फ्लोरीन है ये भी 180 का बना रहे हैं, तो सारे के सारे 180 के बना रहे। तो तीन आपके 180 के बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। जो डायरेक्टली अपोजिट फ्लोरीन्स पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो और ये वाला पकड़ लो, 180 के मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू ध्यान रखना, आप लोगों का काम बहुत अच्छे से इसी से ही हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है, केस समझ में आया है। इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट केस, केस टू। केस टू इसमें क्या है आपका, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, एक लोन पेयर, एक एक करके लोन पेयर इंट्रोड्यूस करते जाओ। अच्छा अब देखो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है इसका IF5, स्टेरिक नंबर निकालो। सेंट्रल एटम कौन है यार, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, तो हाफ आयोडीन है, तो आयोडीन में वैलेंस कितने, 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने। अब आयोडीन को मत गिनना, सेंट्रल एटम को नहीं गिनेंगे हम मोनोवैलेंट में ना, जो भी बाहर है सराउंडिंग है कितने हैं, 5 है। कोई चार्ज दिख रहा है कि नहीं, स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, तो sp3d2 हो गई। बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, कितने सराउंडिंग दिख रहे हैं आपको, 5, तो आपके 5 क्या है, बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर, करेक्ट। शेप और ज्योमेट्री की भी बात कर लेंगे यार, बिल्कुल कर लेंगे। देखो ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री कौन बताती है, हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री तो देखो क्या हो गई आपकी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, फिक्स हो गई अब इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्या है, स्क्वायर बाय पिरामिडल,
स्क्वायर बाय पिरामिडल। करेक्ट। अब शेप की जरा हम बात करें तो अब देखो, एक लोन पेयर आपको डालना है, एक लोन पेयर आपको डालना है। कहां पे डालोगे वो लोन पेयर, कहां पे जाएगा वो लोन पेयर? भैया कोई सी भी बॉन्ड लेंथ पे जा सकता है, कोई से भी आपके पोजीशन पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारी के सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, एक है। सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हैं, एक हैं। तो जब सब बॉन्ड्स ही इक्विवेलेंट हैं तो कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी पे भी। पिछले वाले पे अलग अलग आपके बॉन्ड्स थे तो वहां पे हमने इक्विटोरियल पे लोन पेयर को भेजा था, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स क्या है, सेम। सब बॉन्ड सेम है तो कहीं पे भी आप लोन पेयर को डाल सकते हो। तो कहीं पे भी अगर हम लोन पेयर डालें तो देखो, दिस इज आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ऊपर ये फ्लोरीन, और नीचे मैंने सपोज करो इधर लोन पेयर डाल दिया। आप चाहो तो कहीं भी डाल सकते हो, आप चाहो तो कहीं भी डाल सकते हो। देखो क्या हुआ है, ये आयोडीन, इधर 4 आपके क्या हो गए, फ्लोरीन, ऊपर भी क्या हो गया, फ्लोरीन, और नीचे क्या है आपका लोन पेयर। तो क्या बना रहा है, स्क्वायर, और एक ही पिरामिड बन रहा है इस वाले ऊपर वाले फ्लोरीन के साथ, एक ही पिरामिड बन रहा है। तो इट इज स्क्वायर पिरामिडल, 2 पिरामिड नहीं बन रहे। अब कितने पिरामिड बन रहे हैं, एक ही पिरामिड बन रहा है। तो ये क्या है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। आई है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है? अच्छा, बॉन्ड एंगल, भैया बॉन्ड एंगल की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी लोन पेयर आ जाता है तो बॉन्ड एंगल आपके डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल की हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखें। नेक्स्ट केस क्या है आपका, केस 3 इज 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6 का हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलो एग्जाम्पल, XeF4 निकालो स्टेरिक नंबर। करो भैया, हो जाओ शुरू। कैसे निकालोगे, हाफ। सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8। मोनोवैलेंट कितने, 4। अच्छा, क्या आ गया स्टेरिक नंबर 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3d2। अब देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने सराउंडिंग एटम है कितने हैं, 4। तो 4 क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, 2 क्या हो जाएंगे लोन पेयर। करेक्ट है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की और शेप की। ज्योमेट्री और शेप। तो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई आपकी स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब अगर हम बात करें शेप की तो कौन डिसाइड करेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो यहां पे अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो देखो Xe 4 फ्लोरीन ये रहे, ठीक है। अब देखो आपको जो दोनों के दोनों लोन पेयर डालने हैं वो दोनों के दोनों लोन पेयर आपको डायरेक्टली अपोजिट डालने हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोगों को अगेन रिपल्शन का ध्यान रखना है। रिपल्शन आपको क्या करने हैं, मिनिमम करने हैं। तो देखो क्या हो रहा है ये रहा ज़ेनॉन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ऊपर आपने एक लोन पेयर डाला तो लोन पेयर इन फ्लोरीन को क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा। तो ये सबके सब ऐसे नीचे जा रहे होंगे। आपने उसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी एक लोन पेयर डाल दिया तो नीचे वाला अब इन्हें ऊपर धक्का दे रहा होगा, तो अब ये ऊपर ऐसे जा रहे होंगे। तो दोनों के धक्के, जो ऊपर वाला लोन पेयर नीचे की तरफ धक्के दे रहा है और जो नीचे वाला लोन पेयर ऊपर की तरफ धक्के दे रहा है, दोनों के धक्के या फिर दोनों के रिपल्शन हमने क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो शेप देखो कैसे बन रहे हैं। ये रहा ज़ेनॉन, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन। तो क्या सब के सब फ्लोरीन और ज़ेनॉन एक प्लेन में आ गए हैं? बिल्कुल। क्या ये स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो ये क्या बना रहे हैं, आपके नाम तो अब समझ ही गए होगे। हाँ, स्क्वायर है और एक प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट चाहे तो लिख लीजिए कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर should be placed directly opposite to each other। आपको एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट लोन पेयर को प्लेस करना है ताकि रिपल्शन आपके मिनिमाइज हो चुके। तो यहां पे क्या होता है, आपका मिनिमम रिपल्शन होता है। यहां पे क्या हो जाता है, मिनिमम रिपल्शन हो जाता है। करेक्ट है, सही है। तो देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर तक ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर में हम नहीं जाते हैं।
ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ये एक्सट्रीमली स्टेबल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रिपल्शन एकदम मिनिमम है, क्योंकि ऊपर के रिपल्शन, ऊपर के लोन पेयर के रिपल्शन और नीचे के लोन पेयर के रिपल्शन दोनों क्या हो रहे हैं? बैलेंस आउट हो रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका ये प्लेस्ड है ना। तो ये इतना आपका स्टेबल हो जाता है कि इसके अलावा और कंपाउंड हम लोगों को मिलते ही नहीं। ऐसा कोई केस ही हमें नहीं मिलता है जहां पे हम लोगों को 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर का, ऐसा कोई केस ही नहीं मिलता है। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पे ही आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हो। आप की सारी जो कंपाउंड्स है, जो मिनिमम सॉरी जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है वो आप लोग अचीव कर लेते हो। ठीक है, तो चलो अब और हाइब्रिडाइजेशन देखें। जो लास्ट आपकी हाइब्रिडाइजेशन बची है दैट इज योर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे बनी होगी? ये कैसे बनी होगी? एक भैया S आया होगा, ठीक है, 3 कौन आए होंगे? P आए होंगे, और 3 ही कौन आए होंगे? D आए होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। एक S, 3 P और 3 D। तो आपके 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। बोलो हाँ या ना? कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7 आपके sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। करेक्ट है। चलो केसेस देखें इसमें। केस 1 क्या होगा? 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर के साथ आपका जो कंपाउंड है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी? उसके sp3d3 जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है आपका IF7। स्टेरिक नंबर निकालो। हाफ सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। वैलेंस कितने? 7। मोनोवलेंट कितने? आप सेंट्रल एटम को हटा के बाकी सारे गिनो, सारे के सारे क्या है? मोनोवलेंट है। 7 ले लो। कोई चार्ज दिख रहा है कि नहीं? स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 7। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3d3। सही है। बॉन्ड पेयर जितने सराउंडिंग एटम है, कितने सराउंडिंग एटम है? 7। तो 7 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। 0 क्या हो गया? लोन पेयर। हाँ या ना? 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। सही है, ये चीज करेक्ट है। अब हम आ जाओ ज्योमेट्री और शेप पे। ज्योमेट्री और शेप पे अब देखो ये क्या बना रहा है। अब देखो जैसे क्या बना रहा है, यहां पे आपका बीच में कौन है? आयोडीन है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो अब 5 फ्लोरीन आपके एक प्लेन में। देखो जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, ध्यान से सुनना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो 3 आपके एटम प्लेन में थे, है ना। सराउंडिंग वाले एटम 3 प्लेन में थे और ऊपर और नीचे से पिरामिड बन रहा था, तो बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल तो 4 आपके प्लेन में थे। अब इधर इधर कितने? 5। तो इधर नाम क्या हो जाएगा? पेंटागोनल। और ऊपर 1 नीचे 1, तो 2 पिरामिड। नाम क्या हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नाम क्या हो गया? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 लोन पेयर है। 0 लोन पेयर है तो आपकी शेप एंड ज्योमेट्री आर बोथ सेम। दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। करेक्ट। अब जरा ये बताओ, क्या हम बॉन्ड एंगल की बात करें? बिल्कुल, बॉन्ड एंगल की हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका 0 क्या है? लोन पेयर। 0 लोन पेयर है। तो अब ध्यान से देखो, तो जैसे इस डायग्राम में आ जाओ, तो देखो ये वाला फ्लोरीन जिसको मैं गोले में मार्क कर रहा हूं, ये सब क्या है? एक प्लेन में है। सब कितने का एंगल बना रहे हैं? देखो कितने का बना रहे हैं? 72 डिग्री का बना रहे हैं। तो ऐसे कितने होंगे आपके? कितने होंगे? 5 एंगल होंगे। तो आपका जो 72 डिग्री के एंगल है वो कितने हैं? 5 है। एक आपके 90 डिग्री के एंगल होंगे। कितने होंगे? जैसे देखो ये वाला फ्लोरीन, आपके जो 5 जो प्लेन में फ्लोरीन है उनके साथ कौन सा एंगल बनाएगा? 90 का। तो इसके साथ 90, इसके साथ 90, ऐसे पांचों फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? 90। ऐसे नीचे वाला फ्लोरीन भी कितने के साथ बनाएगा? 90 के साथ। तो 90 डिग्री के कौन सा कितने एंगल आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। और एक एंगल और दिख रहा होगा, कौन सा? 180, है ना। ये भी दिखना चाहिए। कैसे? ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तो डायरेक्टली अपोजिट है, तो ये कितना होगा? एक एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री का। आई है बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक और बात यार इसमें कि जो आपकी जैसे देखो जो प्रीवियस जो हाइब्रिडाइजेशन थी, जो sp3d2 थी, है ना, देखो जो आपकी sp3d2 थी, इसको हम लोग, जैसे मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर बाइपिरामिडल बताया ना, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ वापस sp3d3 में। पहला केस हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला केस कौन सा था? 7 आपके बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस क्या है?
6 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए। एक क्या हो जाए, लोन पेयर। बताओ भैया क्या आ जाएगा, XeF6 निकालो। स्टेक नंबर हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन। कितने वैलेंस 8, मोनोवैलेंट कितने 6, स्टेक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 बॉन्ड पेयर। जल्दी से बोलो जितने सराउंडिंग है कितने हैं 6, तो 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब आ जाओ आप लोग ज्योमेट्री में और शेप में। ठीक है, ज्योमेट्री कौन डिसाइड करती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई है, कौन सी, पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल आपकी क्या हो गई है, ज्योमेट्री हो गई। अब जरा बात करो शेप की। अब अगर हम बात करें शेप की तो आपकी जो शेप जाती है, जैसे ये ज़ेनॉन है, आपके 5 फ्लोरीन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये आपका छठा और ये आपका लोन पेयर। तो कोई गड़बड़ सी ही शेप ये आती है, इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड, मतलब बिगड़ी हुई, खराब सी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स केस है, ये मतलब पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ही कम है आपसे। ठीक है, तो ये क्या है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है। और यहाँ पे यार आप लोगों के जो भी जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे यार यहाँ पे कवर हो गए हैं। जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तक ही जाता है, इससे ज़्यादा और कम आपको कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कम आपको कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैं और कुछ आप लोगों को कुछ चार्ज स्पीशी की मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखा दूँ। जैसे देखो CH3+, इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, बताओ कैसे निकालोगे। ये फॉर्मूला लगाओ, स्टेरिक नंबर, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, वैलेंस कितने 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कितने दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं। अब देखो कटायनिक चार्ज है, +1 चार्ज है, कटायनिक चार्ज हमेशा माइनस होता है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है, हाफ V+m - C+a। तो कटायनिक चार्ज क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -1 कर दो। तो स्टेरिक नंबर कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। स्टेरिक नंबर 3 निकल रहा है। अब देखो आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने सराउंडिंग है 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 0 क्या हो जाएंगे, लोन पेयर हो जाएंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। शेप क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ये चीज सिखा रखी है आपको, करेक्ट। तो ऐसे आपकी चीजें पूछी जाती हैं। देखो और मैं आपको दिखाऊं, जैसे CH3- करो, फाइंड करो, तो स्टेरिक नंबर निकालो ना यार, करो स्टेरिक नंबर निकालें तो देखो हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं 3 है, बस अनायनिक चार्ज है -1 चार्ज है, माइनस जो चार्ज होता है वो आप ऐड करो, तो इधर क्या कर दिया +1 कर दिया। स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4। स्टेरिक नंबर 4 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब जरा देखो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो कितने सराउंडिंग है 3, तो 3 क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर और 1 क्या हो जाएगा लोन पेयर। अब बताओ शेप क्या रहती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, शेप क्या रहती है, पिरामिडल रहती है। सारी चीजें बता रखी है, आप सारी चीजें बता रखी है। जैसे देखो शेप बनाना चाहो तो इसकी शेप ऐसे आएगी, CH3+ की, C इधर H, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब CH3- की पिरामिडल है, तो इधर C, इधर H, इधर H, इधर H और इधर माइनस मतलब लोन पेयर हो जाएगा ये बेसिकली। ये जो माइनस साइन है ना, इसका मतलब क्या है, ये लोन पेयर है, करेक्ट। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे देखो ये है, आपसे बोल रहा है जैसे I3+, इसका बताइए, सोचो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कैसे निकालोगे, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन होगा, तीनों की तीनों आयोडीन है, तो आयोडीन वैलेंस कितने हो गए 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। तो अब ध्यान से सुनना है, अगर आपने एक आयोडीन को सेंट्रल एटम में ले गए हो तो जो बाकी, मतलब आप उस सेंट्रल एटम को मोनोवैलेंट में काउंट नहीं करोगे। अगर आप आयोडीन को सेंट्रल एटम में ले गए हो तो आप उसे मोनोवैलेंट एटम में काउंट नहीं करोगे। तो एक आयोडीन तो कहां गया, सेंट्रल में, बाकी 2 बचे हुए कहां जाएंगे, मोनोवैलेंट में, तो 2 काउंट करोगे। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। कौन सा चार्ज है, कटायनिक चार्ज है, तो -1 कर दो। ये कितना आ रहा है 4 के साथ क्या आ रहा है sp3। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताओ। तो भैया एक तो सेंट्रल एटम है ना,
बाकी सराउंडिंग एटम कितने, 2 आयोडीन, तो 2 ही तो सराउंडिंग एटम है, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, शेप क्या हो जाती थी, बेंट या फिर एंगुलर, एंगुलर या फिर बेंट या फिर वी शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और देखो जैसे हम बात करें I3 माइनस की अब करो इसे, इसका निकालो हाइब्रिडाइजेशन और शेप वेव। स्टेक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवलेंट एटम्स। मोनोवलेंट एटम्स में कौन काउंट करोगे आप, सेंट्रल को हटा के, तो सेंट्रल वाला आयोडीन तो हट गया, 2 जो आयोडीन थे वो किस में काम काउंट कर लो, मोनोवलेंट में, तो 2 काउंट कर लिए। अनायनिक चार्ज है तो वो क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपका स्टेक नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब जरा देखो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कौन बताता है, सराउंडिंग, कितने सराउंडिंग है, 2 आयोडीन सराउंडिंग है, एक तो सेंट्रल में गया ना, 2 आयोडीन का है सराउंडिंग, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए। तो इसके साथ शेप क्या होती थी, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विद 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, शेप क्या आती थी, लीनियर शेप क्या आती थी, लीनियर। तो ऐसे कुछ अगर चार्ज्ड स्पीशी आते हैं तो भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और देखो और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहते हैं नोट बनाइए, नोट बनाइए। आपको किसी भी ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर पूछ सकता है। देखो अभी मैं दिखाता हूं, अगर आपको परसेंटेज कैरेक्टर पूछ रहा है किसी भी ऑर्बिटल का, तो आपको क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज कैरेक्टर निकालने का। कैसे, मतलब जैसे हम बात करते हैं sp की, इसमें बोल रहा है परसेंटेज s कैरेक्टर बताइए, मतलब sp में s कितना है ये पूछ रहा है। तो देखो sp में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो आपसे परसेंटेज s कैरेक्टर पूछ रहा है, तो s के कितने ऑर्बिटल है, एक ही है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, एक s का है और एक p का है, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इंटू 100। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ रहा है, 50%। आपका sp2 है, यहां पे आपसे परसेंटेज s कैरेक्टर पूछ रहा है, तो sp2 में एक s का है और 2 p के हैं, तो s के कितना है, 1, और टोटल कितने हो गए, 3, एक s का और 2 p का, तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटू 100, ये हो गया 33.3%। आपसे है sp3, परसेंटेज s कैरेक्टर पूछ रहा है। अब देखो sp3 में एक s है और 3 p है, तो एक तो s हो गया और आपके 3 p हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 इंटू 100, तो परसेंटेज परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ गया, 25% आ गया। करेक्ट है आइए बात समझ में, है ना। अब एक और पॉइंट यहां पे कि मोर द परसेंटेज s कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ही ज्यादा क्या रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं आपसे, आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन कौन से, sp sp2 और sp3, तो sp में 50% है s कैरेक्टर, इसमें 33.3 और इसमें 25%, तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर आ गया, sp सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो s सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, वो न्यूक्लियस के अगर सबसे ज्यादा करीब होता है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सबसे मैक्सिमम होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सबसे मैक्सिमम होती है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा s होएगा आपके पास, s कैरेक्टर रहेगा, उतनी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी आपकी अट्रैक्ट करने की, और जितनी ज्यादा टेंडेंसी है उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। करेक्ट है। इसका रीजन अगर कोई पूछे, बिकॉज, ऐसे ये उल्टा देयरफॉर होता है बिकॉज का सिंबल, ठीक है, बिकॉज s सबशेल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, इसलिए वो सबसे क्लोज होता है इसलिए। अच्छा, जरूरी नहीं केवल परसेंटेज एस कैरेक्टर ही पूछे आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है परसेंटेज डी कैरेक्टर बताओ, किसमें, इन sp3d बोल रहा है, तो देखो
sp3d में d कितने हैं? एक है। और टोटल कितने हैं? देखो एक ऐसे 3 p है और एक d है, तो टोटल कितने हो गए? 5 इंटू 100, तो कितना हो गया? 20%। तो ऐसे किसी भी सब शेल का आपको कैरेक्टर पूछ सकता है, एस का पूछ सकता है, पी का पूछ सकता है, डी का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक और आपकी खास बात हो गई, ये एक और आपकी खास बात हो गई। अच्छा, और सीखे। अब सीखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल। सब पहली बात ये समझो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, है ना। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगी तो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ये सब क्या होते हैं। लेकिन अभी भी हल्का फुल्का हम लोग अच्छे से ही जब पढ़ ही रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो पूरा अच्छे से ही ढंग से ही पढ़ें, राइट। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे आपका सपोज करो कोई सा भी, जैसे ये है CH3 डॉट, ये आपका एक क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे CH3 डॉट की अगर मैं बात करूं तो देखो आपका जो कार्बन है, इधर ये CH, इधर H और इधर H, और इधर ये क्या है? डॉट। तो ध्यान से देखो तो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और एक ऊपर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या है? फ्री रेडिकल है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। अब इसमें आपको 2 केसेस पढ़ने हैं। आपको फ्री रेडिकल अगर कोई दे दे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे, तो आपको 2 केसेस पढ़ने हैं। कौन से? हम लोग फ्री रेडिकल मानते हुए चल रहे हैं AB3 डॉट, मतलब A क्या है? सेंट्रल एटम है, और B क्या है? आपके सराउंडिंग एटम है। AB3 डॉट टाइप का आपका फ्री रेडिकल है। तो केस 1 है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। मतलब A क्या है यार? ध्यान से समझ लीजिए, सेंट्रल एटम। ठीक है, और B क्या है आपका? सराउंडिंग एटम। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की, सेंट्रल एटम की, ज्यादा हो B से, वो केस हम लेते हुए चल रहे हैं। जैसे आपका इसका एग्जांपल यही है, CH3 डॉट। देखो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। सराउंडिंग कौन है? हाइड्रोजन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो यही वाला केस है। तो इसमें सीधी सीधी बात यह है कि इग्नोर ऑड इलेक्ट्रॉन। जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने आपको अलग से दिखाया है, वो उसको इग्नोर कर दो, उसको देखना ही नहीं है भैया। है, ये सीधा ट्रिक बता रहे हैं आपको, है ना, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी। तो सीधा सीधा उसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो। तो जो आपका कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा होगा? सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और ऑड इलेक्ट्रॉन की तरफ हमें देखना ही नहीं है इस केस में, तो आपके पास सिंपली 3 बॉन्ड पेयर है और एक तरीके से 0 लोन पेयर है। उस ऑड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी मत देखो, तो आपके पास 3 ही तो बॉन्ड पेयर है और 0 क्या है? लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना बन रहा है? बताओ, 3 बन रहा है। स्टेरिक नंबर 3 बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रही है? sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, आपका शेप क्या आएगी? आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो इधर C, इधर H, इधर H, इधर H, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बना दो। तो इसको, इसकी तरफ हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त इसकी तरफ देखना नहीं है हमें। तो सिंपली हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर एक भी नहीं था। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, शेप आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, बना दी। करेक्ट। अब जैसे देखो एक और देखो, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? केस 2 क्या हो सकता है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो और सराउंडिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। करेक्ट, ऐसा भी तो केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जैसे इसका हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है CF3 डॉट। अब इसमें क्या करना है? इसमें अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इसमें ट्रिक है कंसिडर ऑड इलेक्ट्रॉन एज, कंसिडर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है जो मैंने डॉट दिखाया उसको एज लोन पेयर की तरह आप कंसिडर करिए। ये ट्रिक है, उसको आप लोन पेयर की तरह कंसिडर करो। अब देखो, अब बिल्कुल दिख जाएगा। जैसे कार्बन है, फ्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तो 3 तो आपको क्या दिख रहे हैं? बॉन्ड पेयर। और ये जो डॉट है आपका, इसको कैसे कंसिडर करो इस केस में? लोन पेयर की तरह। कब कंसिडर करोगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होगी, B की ज्यादा है A से, तो उसको क्या कर दो? एक लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बताना जरा? अरे 4 आ रहा है ना यार। 4 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3। अब खुद बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, शेप क्या होती है? पिरामिडल।
आ रही है बात समझ में? शेप क्या होती है? पिरामिडल। तो देखो इधर सी, ये इधर एफ, ये इधर एफ, ये इधर एफ, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सीधी बात है, आपको सराउंडिंग के हिसाब से देखना है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भैया इग्नोर, है ना, ये ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है। आपको देखना ही नहीं है किसकी तरफ, आपको ऑड इलेक्ट्रॉन की तरफ देखना ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग की ज्यादा है तो भैया उस ऑड इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसिडर करो, एज लोन पेयर, ठीक है। ये भैया ट्रिक है। तो सीधी सीधी आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसको शेप देख ली, CF3 डॉट की क्या होगी, पिरामिडल, और आपका CS3 डॉट की क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। आई है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? तो ये भी हमने बात कर ली। अब और क्या पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में? अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, है ना। आपको जैसे स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं, जैसे आपका जैसे PCl5 है, PCl5 था ना, तो अगर PCl5 का आपको सॉलिड फॉर्म दे रखा है तो PCl5 का सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है एज PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसका आप क्या ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, ऐसा मतलब PCl5 का जो सॉलिड फॉर्म है, ध्यान रखना इन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, PCl6 में और PCl4 प्लस में, PCl6 माइनस और PCl4 प्लस। तो जरा ऐसा करो, इधर फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इधर भी फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बताओ, सोचो कैसे निकालोगे। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस 5, मोनोवैलेंट कितने 6, अनायनिक चार्ज है, ऐड कर दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, 6 के साथ क्या आ रही है, sp3d2। और यहाँ पे निकालोगे तो हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, मोनोवैलेंट कितने 4, और कटायनिक चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे कितनी आ रही है 4 के साथ sp3। तो ये एक बहुत मेजर खुलासा कि आपका जो PCl5 है सॉलिड फॉर्म में आपकी 2 हाइब्रिडाइजेशन में वो एग्जिस्ट करता है, किस किस में, sp3d2 में एंड sp3 में। ये चीज को ध्यान रखना, NCERT में भी ये चीज मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, जो PCl5 का जो सॉलिड फॉर्म है वो 2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, किस में, sp3d2 में एंड sp3 में। लिक्विड और गैस फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। आई है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? ऐसे ही एक और आपका PBr5 है, ठीक है। इसका अगर आप सॉलिड फॉर्म ले लोगे तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस प्लस Br माइनस। तो जरा अब फॉस्फोरस की इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसमें बता दो कैसे निकालोगे। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस कितने 5, मोनोवैलेंट कितने 4, कटायनिक चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4, sp3, करेक्ट। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, PCl5 वाला ही, यही आपके NCERT में दे रखा है, PBr5 वाला का NCERT में मेंशन्ड नहीं है, NCERT में मेंशन्ड नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे यार आपकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR थ्योरी बहुत डिटेल में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यार ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हम लोगों ने बहुत सारे यार मॉलिक्यूल्स देखे, उनके हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और आई होप अब तो चीज़ रट गई होगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारी जो और जो चीज़ें हैं थी, जैसे डायपोल मोमेंट है, फजान्स रूल है, फॉर्मल चार्ज है, रेजोनेंस है, ये सब कवर करेंगे। फिर देन विल मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। हम लोग डायपोल मूवमेंट ये सब बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ आपके जो मॉड्यूल्स अगर आप या फिर बुक देखोगे तो उसमें पहले भी मिल जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको डायपोल मूवमेंट पढ़ने के लिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VSEPR की जरूरत पड़ती, इसलिए पहले हम लोगों ने इसको सीखा है, फिर हम लोग आपके डायपोल मूवमेंट और बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।